सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और गोवर्धन पूजा बाली प्रतपदा अन्नकूट की ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। और कहीं कहीं नववर्ष भी कुछ लोग मना रहे हैं, तो यानी कि नए साल के भी नए साल की भी बधाई। जी हाँ। तो ये तो है ही ना कि नया समय तो आता ही है। हर जब कोई उत्सव होता है तो उसके साथ कुछ नया नयापन तो लगता ही है। देखो, वैसे भी अगर हम कर्म के हिसाब से बात करें तो जो हमारे व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, यानी जो व्यापार करते हैं, उनके लिए ये बही पूरी की जाती है कल के दिन, और सब बंद कर दिया जाता है। आज पूरे दिन मस्ती मारते हैं। हाँ। और क्योंकि बहुत काम करते हैं ये लोग, पूरे वर्ष 365 दिन काम करते रहते हैं, तो आज के दिन उनका नया साल शुरू होता है ना। और गुजरात की अगर हम बात करें तो 5 दिन तक सब कुछ बंद रहता है, ला पांचम। उसके बाद जब आता है 5वां दिन, तब उसके बाद फिर से पूजा करके अपनी दुकान प्रतिष्ठान जो भी रहता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये एक तरह से जैसे जिसे कहा जाता है ना कि ताजा दम कर देने वाला दौर रहता है। जी। वैसे हमारे पर्व त्योहार कुछ इसी तरह से जुड़े हुए हैं रेणु जी, कि बहुत कुछ कहते हैं, हम बहुत कुछ कहते हैं। और ये दीपावली, जैसा हम बार बार कहते हैं कि पर्व पुंज है, यानी पूरा एक गुच्छा है। और ये पूरी अगर सामाजिक दृष्टि से देखें ना राजुल, तो बहुत सारी बातें कहता है 5 दिन में, लेकिन ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये तो बता दें कि आज हम क्या क्या लेकर आए हैं। सखी विशेष पर हम बात करेंगे आज अन्नामणि की। और जाहिर है कि गोवर्धन पूजा की बात होगी, थोड़ी सी रंगभूमि की बात होगी, कुछ हम सजग रहें अपने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति, उसके बारे में भी होगी, और स्वास्थ्य के प्रति भी। हाँ बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये समय है ऐसा कि हर तरह से जागरूक रहने से ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये त्योहार अच्छी तरह समय सिखा दिया। हाँ, और ये 5 दिन का जो त्योहार है ना, ये भी कुछ हमारे जीवन से जुड़ी सारी बातों को बताता है। अच्छा? यानी चेताता है। लेकिन उससे पहले गीत सुन लेंगे तो थोड़ा दिमाग सही रहेगा। ला
दोही दोही सब गाय। गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए, गोकुल गोधन पूजिए। दधी भात ले, खीर हांडी दधी भात ले, पकवान बनाए, पकवान बनाए, कुनवारो भर ले चली, कुनवारो भर ले चली, शोभ आज तो गोवर्धन पूजा है। और सबने सुबह से किया है और 75 व्यंजन बनाए होंगे, 56 भोग लगाया होगा और तरह तरह के पकवान बने होंगे। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। और भाई ये बिल्कुल एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि भारत देश में तो बहुत विभिन्नता ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। बहुत सी जगह पर गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो कहीं पर किसी और मतलब अलग अलग जहाँ की विशेषताएं हैं उसी हिसाब से करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही कहीं कई जगह तो जैसे आपने जो व्यंजन बनाया तरह तरह का, उसमें ही जो भात था उसी को खूब पहाड़ की तरफ बना दिया, उसमें गाजर मूली सब खोस दी वनस्पति के तौर पर कि पहाड़ के ऊपर ये भी होता है, मिर्चियां लगा दी और बड़े सुंदर तरीके से प्रतीक के तौर पर उसकी पूजा कर ली। क्या बात है। तो व्यंजन तो बना ही बना और उसको खूबसूरत ढंग से सजा भी लिया गया, है ना। ये तो है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए रितु जी, तो ये प्रकृति से संबंधित है। बिल्कुल, यानी कि हमारे लिए अन्न का क्या महत्व है और हम किस तरह से उसका सम्मान करें, उसको पूजें, इसके लिए भी है। और उसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं वो तो है ही, किस तरह से इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी कानी उंगली पर और बता दिया कि भाई तुम कितनी भी ओलावृष्टि करो, बारिश करो, हम सब गांव वाले एक हैं। और हम उसी को चढ़ावा चढ़ाएंगे जो हमें भोजन देता है या जिससे हमारा पेट भरता है। है ना। तो इस तरह से ना जैसे कई सारे संदेश भी दे जाता है ये पर्व कि हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है हम ही सर्वे सर्वा हैं। कभी कभी हमेशा लगता है राजू, मनुष्य को लगता है, फिर उन्हें भी लगा होगा, देवराज इंद्र को भी लगा होगा यही कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो अभी बताते हैं। तो इस सर्वे सर्वा के दम्भ में बहुत कुछ बताने का जो एक गुस्सा होता है, उस गुस्से में आके कई बार हम अपना ही सर्वनाश कर लेते हैं, अपना ही बुरा कर लेते हैं। लेकिन वही विनम्रता कभी कभी इस तरह से इस हद तक हमारे देश में भी देखी गई, जैसे बाली की अगर हम बात करें, है ना। तो राजा बाली ने तो अपना आज सर, वामन अवतार था जो नारायण का, उनके आगे अपना सर झुका दिया था। जब उन्होंने 3 पगों में सारी दुनिया, सारी सृष्टि नाप ली थी, तो उन्होंने अपना सर कर दिया, उनके आगे रख दिया था कि इस पर हमारा आप अपना चरण रख लें। तीसरा पग इस पर रख लें। तो ये भी हमारे यहाँ ही उदाहरण है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। अब सीखना आपको है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, है ना। और बाली प्रतिपदा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन राजा बाली, जैसे तुमने ये जो कथा बताई राजुल, इसीलिए है। और इसके साथ साथ कार्तिक प्रतिपदा यानी आज होते ही है। बहुत सी जगह जमघट भी कहा जाता है, अलग अलग तरह से जमघट कहा नहीं जाता, बाकायदा पतंगों का जमघट लगता है। जबरदस्त पतंगे उड़ाई जाती हैं। आज बहुत सारी जगहों पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, गाय बैल को स्नान कराकर पूजा की जाती है, यानी कि उनका भी हमारे जीवन में कितना महत्व है, उन्हें पूजा जाए, उनका सम्मान किया जाए और वो जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके प्रति हम एक तरह से कहना चाहिए कृतज्ञता प्रकट करें। बिल्कुल। तो हमारे पर्व ज्यादातर यही कहते ही
अब अगर जैसे ये पति प्रदा की बात करें तो ये इसके लिए घर को सजा के, घर के मार्ग को सजा के, जैसे मंगलकारी जो प्रवृत्तियां होती हैं या जो अच्छी भावनाएं होती हैं या सकारात्मक शक्ति होती है, उसको घर में न्योतने की एक परंपरा है। बिल्कुल सही। दक्षिण भारत में मार्गपाली पूजा होती है और इस पूजा में घर के द्वार पर, जैसे तुमने कहा कि परंपरागत तरीके से सजाया जाता है, और शाम को बाली पूजा होती है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जैसे तुमने कहा कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो पहले दिन की बात करें कि धन्वंतरी जी की बात, तो इस दिन जो होती है धन त्रयोदशी के दिन, भाई जाहिर है कि केवल धन की बात नहीं, धन धान्य के संग संग सबसे पहले कि हम आरोग्य की बात करते हैं और ये बताता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। फिर दूसरे दिन बात आती है नरक चतुर्दशी, यानी घर में हम एकदम स्वच्छता रखें, और साथ साथ उसी दिन बहुत सारे लोग रूप चौदस भी कहते हैं, है ना। तो रूप चौदस के दिन क्या होता है कि भाई आप अपना भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और एक बात और कि सर्दियां आ रही हैं, तो आप इस समय जो है अपना स्वास्थ्य भी बना सकते हैं, रूप सौंदर्य त्वचा भी निखार सकते हैं। और फिर जब कल हमने जो पूजा की, धन धान्य यानी कि वैभव भी चाहिए, हमें पैसे की भी उतनी ही जरूरत है हमारे जिंदगी में, तो इन सब के लिए भी एक तरह से उनका भी सम्मान बराबर से हम करें, किसी भी चीज को नकारे नहीं। और आज का दिन तो है ही। हाँ। अब हम कल मनाएंगे, यानी कि रिश्तों की महानता को समझते हुए, समझाते हुए त्योहार आएगा भाई दूज, है ना। तो संबंधों की महत्ता जो है वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है, भाई और बहन के स्नेह का पर्व। भाई इसीलिए तो कि यम की बहन यमुना जी गई और उन्होंने कहा भाई ये तो आते ही नहीं है, व्यस्त है बहुत। हाँ। तो क्योंकि यम जो है मृत्यु के देवता है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई तो दिन ऐसा किया जाए कि वो हमारे घर आए। तो फिर कल का दिन नियत किया गया। तो भाई अगर कितना भी व्यस्त हो जाए या अपने उसमें जीवन को अलग एकदम दिशा में उनका जा रहा हो, और लेकिन वो बचपन के जो दिन होते हैं, जो बचपन का स्नेह होता है, वो नहीं भूलना चाहिए। एक तो संदेश ये भी होता है, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे कैसे, जब भाई बहन मिल जाएंगे तब राजुल कैसे भूल सकते हैं। और इसीलिए ये दिन है कि यानी कि आप मिलें। और एक बात और है कि बहनें सब त्योहार पर जाती हैं, जैसे अगर भाई रक्षाबंधन की बात हो, या बहुत सारी जगहों पर विजयादशमी के दिन भी टीका काढ़ते हैं भाइयों को, या बहुत सारी जगहों पर होली के दूसरे दिन भी होती है, भाई बीज बोलते हैं। तो कुछ ऐसे त्योहार हैं, लेकिन इस दिन ऐसा है कि नहीं भाई को जाना है बहन के घर। हर बार बहन थाल सजाकर नहीं आएगी आपके लिए, आप भी उसके महत्व को समझे और जाए वहां पर, क्योंकि बहनों का मन बहुत बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा, एक तो परंपरा ये भी है कि भाई दूज पर यमुना नदी या किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करें भाई बहन का हाथ पकड़ के, तो कहते हैं आयु बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है, और खास तौर से यमुना नदी में तो बड़ा विशेष इसका महत्व माना गया है, और भाई और बहन एक संग वहां पर स्नान करते हैं। ये सब तो चीजें बनी हुई हैं सिर्फ इसीलिए कि सामाजिक दृष्टि से हम हर चीजों का ख्याल रखें। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो रेणु जी, कुल मिला के जो हमने इस दिवाली के त्योहार की बात की, जो 5 दिन का या कहीं कहीं पे 6 दिन का होता है, हाँ, तो उसमें हर दिन का अपना महत्व होता है, और उस महत्व पर आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डाला। नहीं भाई पहले आरोग्य की बात करें, पहले खुद को देखें, शरीर को देखें, और उसके बाद फिर सौंदर्य को देखें।
जी हाँ। और पहले अंदर से मजबूत बने, फिर बाहर से सुंदर दिखें, उसके बाद फिर अपने को सजाएं संवारें, जी हाँ। और फिर उसके बाद हम थोड़ा नाता जोड़ें प्रकृति से, और अन्न के महत्व को समझें जो कि हमारे लिए हम बहुत जीवन जरूरी है। दाता है, और उसके बाद फिर हम संबंधों के महत्व को समझें। जी तो हाँ। इस तरह से ये जो दिन है ये सामाजिक संदेश देकर जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। अब निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। और वैसे भी देखो सर्दियां आ रही हैं, अब भैया जितना हो सके उतना व्यायाम कर लो, सेहत बना लो, खा लो, पी लो, बहुत हरी हरी साग सब्जियां आ रही हैं, तो आनंद में रहें। अच्छा, एक बात और है, जैसे तुमने सब जगह का बताया, तो ऐसे ही अन्नकूट के दिन, आज के दिन, कल से शायद रात से 3 दिन के लिए सोने की प्रतिमा निकलती है काशी विश्वनाथ में। अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है उसमें सोने की जो प्रतिमा है अन्नपूर्णा जी की, वो निकलती हैं, और पूरा 56 व्यंजन जो है वो उनके आगे भोग लगता है, और अनवरत 24 घंटे इनका दर्शन होता है, क्योंकि 3 दिन के लिए निकलती हैं। तो रात में आप 2 बजे 3 बजे लाइन लगी रहती है, और भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ, दर्शन करते हैं, भोग लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा देश जो है बड़ा समृद्ध है, अलग अलग जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर भी बड़ी सुंदर इस तरह से प्रथाएं हैं, चल रही हैं। तो अब इतनी खाने पीने की बात हुई है, और कल भाई दूज भी है, तो हम लोग कुछ व्यंजन की भी बात करेंगे ना रेणु जी? आज तो देना ही है ना, आज तो शुक्रवार है। लेकिन गाना सुनने के बाद बिल्कुल तैयारी कर लेते हैं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे सहरे की महकती हुई लड़ियों के लिए अनगिनत फूल उम्मीदों के चुने हैं मैंने। वो भी दिन आए कि उन ख्वाबों की ताबीर मिले, तेरी खातिर जो खुशी ख्वाब बुने हैं मैंने। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। रेणु जी, रत्नों की अगर हम बात करें तो संबंधों में भी रत्न ढूंढ सकते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द अगर नजर डालें, खासतौर से हमारे देश में, तो प्रतिभाओं के ऐसे ऐसे विरले रत्न मौजूद हैं कि बस बिल्कुल। देखते ही बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। और आज के दिन तो हम लेकर आते ही हैं सखी विशेष में,
और व्यंजन भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जिस रत्न की बात कर रहे हैं, इनका नाम भी रत्न से ही है और अपने आप में रत्न है। तो ऐसे अनमोल रत्न की हम बात करने जा रहे हैं, यानी अन्ना मणि की। जी। ये भारत की भौतिक और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि के योगदान को हमेशा हम याद रखेंगे, जिन्होंने हवा की चाल और सूरज के तेवरों को पहचानने में भारतीय मौसम विज्ञान को एक नई दिशा दी। कहते हैं कि मौसम जो है वो जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और ये बात अब हम अच्छी तरह समझते हैं और सुनते भी रहते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट है, मौसम विभाग ने क्या कहा, इस पर बहुत हमारा ध्यान रहता है। लेकिन उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा होगा, या क्या क्या नए नई चीजें होंगी, इन सब की एक जो यात्रा है वो तय करके आई अन्ना मणि जी। और बिल्कुल तय करके आई। खास बात यह है कि 1918 में जिनका जन्म हुआ हो वो इस दिशा में आने की सोच ले, यही अपने हमें बड़ी विलक्षण सी बात है ना राजुल। बिल्कुल अलग सी बात है। जबकि ऐसा था कि बचपन में उन्हें किताबों का बहुत शौक था। कहते हैं ना कि बहुत से लोग चिढ़ाने भी लगते हैं कि किताबी कीड़ा है, बाहर की दुनिया नहीं देखती, लेकिन किताबों की दुनिया से सीधे बाहर का जो वायुमंडल था वहां तक पहुंची हो। किताबों का उनको इतना शौक था रेणु जी कि उनकी 8वीं सालगिरह पर जब उनको एक झुमकी दी गई थी या टॉप्स दिया गया था, हीरे का कुछ ऐसा दिया गया था, तो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। सोचिए जरा, लड़की होकर एक हीरे का टॉप्स अगर यानी कोई भी सजावट की वस्तु थी, श्रृंगार का एक अलंकरण उन्हें मिला और उन्होंने उसको मना कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या चाहिए फिर तुमको, तो उन्होंने कहा कि हमको इंसाइक्लोपीडिया का सेट चाहिए। क्या बात है। मतलब इतना शौक था उन्हें किताबों का। यानी कि उनका श्रृंगार जो है वो पुस्तकें ही हैं, ये कह सकते हैं हम। और अगर हम उनके जन्म की बात करें तो 23 अगस्त 1918 को केरल में आपका जन्म हुआ। और जैसा कि है कि बचपन से वो किताबों की दुनिया में रही, क्योंकि उन्होंने किताबों को ही स्वागत किया, वही उपहार में लिया, वही पसंद किया, उसी से सजी, उसी से संवरी, है ना। 8 साल की उम्र में उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वहां पर उसमें मलयालम की जितनी किताबें थी, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा थी, तो उसमें मलयालम की जितनी किताबें थी वो सब उन्होंने पढ़ डाली थी। मतलब ऐसे इसको कहते हैं कि दांतों तले उंगली दबा लें, इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है ना। और 12 साल की उम्र तक उन्होंने उस लाइब्रेरी में अंग्रेजी भाषा की कोई ऐसी किताब नहीं बची थी जो उन्होंने ना पढ़ी हो। क्या बात है। तो ये बड़ी विलक्षण बात है। किताबों में उन्हें मतलब बहुत कुछ मिलता था, ज्ञान तो मिलता ही मिलता था, उनको उस दुनिया की भी झलक मिलती थी जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब खुशी मिलती थी, खुशी मिलती थी। क्या बात है। और 8वीं वर्षगांठ पर जैसे तुमने बता ही दिया कि उन्हें उपहार मिला, तो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया मांगा होगा। ये बात सोचकर बार बार राजू लग रहा है कि मतलब कैसे ऐसा हो सकता है, है ना। लेकिन एक बात और है कि अन्ना मणि जी की अगर हम बात करें और खासतौर से ये मौसम और भौतिक विज्ञान की बात करें, तो इन वैज्ञानिकों का काम जो है वो सूर्यास्त से लेकर दूसरे दिन सुबह सूर्य उगने तक होता है। ऐसे में किसी स्त्री का इसमें आना, लड़की का आना मतलब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रात भर का सफर है। ये कार्य जो होता है वो रात में होता है, क्योंकि सारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वो रात में ही दिखाई देते हैं, उन पर सारा अध्ययन उसी समय हो सकता है। तो ऐसे में किसी का आना वाकई बहुत मुश्किल चीज है, सच में। और लेकिन उस मुश्किल को भी उनके सामने कोई बड़ी चीज नहीं थी, कोई भी मुश्किल उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने उनके शहर में जब गांधी जी आए थे, वो क्योंकि उस जमाने में गांधी जी कई शहरों का उन्होंने दौरा किया था और जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन जागरण कर रहे थे वो, तो उसी संदर्भ में कोई भाषण उनका उन्होंने सुना, उनको देखा और सुना, तो उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ खादी ही पहनेंगी। क्या बात है। और केवल तय नहीं किया बल्कि खादी पहनना शुरू भी कर दिया। और वक्त के साथ साथ उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद विमेंस कॉलेज में पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्हें शोध का मौका मिला और यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ भी काम करने का उन्हें मौका मिला। सीवी रमन की लैब में अन्ना मणि ने रूबी और हीरो के स्पेक्ट्रम पर अध्ययन किया था। और कुछ समय के बाद मौसम विभाग के उपकरण से जुड़ी जानकारी सीखने के लिए सरकार द्वारा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और उनको कोई एक स्कॉलरशिप देनी थी। तो अन्ना मणि ने भी इसके लिए आवेदन अपना भेजा और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। तो लंदन से मौसम विज्ञान उपकरणों में विशेषज्ञता हासिल करके वो
तब वापस भारत लौटी थी। और इसके साथ ही उनको मौसम विभाग पे नौकरी मिल गई थी, वहां पर उन्होंने नौकरी करना शुरू किया और बहुत छोटे से स्तर से शुरू किया था, लेकिन फिर आगे आगे बढ़ती चली गई क्योंकि उन्हें पुस्तकों का शौक था और जो ठान लेती थी वो कर लेती थी। और जैसे तुमने बताया कि मौसम विभाग में नौकरी किया, तो यहाँ पर विज्ञान उपकरणों पर भी काम शुरू किया और उन्होंने करीब 100 उपकरणों की डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज किया। और 1957 से 58 के बीच उन्होंने सूर्य किरणों के प्रभाव को नापने के लिए कई स्टेशन स्थापित किए। जो उसका किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, सूर्य का क्या प्रभाव होता है इस बारे में। साथ ही एक छोटी सी कार्यशाला भी स्थापित की जहां पर हवा की गति और सौर ऊर्जा नापने वाले उपकरण बनाए जाने लगे। उन्होंने वायुमंडल में ओजोन की जांच के लिए बिना जो उपकरण नहीं थे, तो वो उपकरण विकसित करने पर भी उनका ध्यान गया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जब काम करना शुरू कर दिया तो जाहिर है कि एक कहना चाहिए एक अपनी पहचान उन्होंने अलग से बनाई और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन एसोसिएशन की सदस्यता भी उन्हें दी गई। और अन्नामणि ने मौसम प्रयोगशाला और इंस्ट्रूमेशन टावर स्थापित किया, लगातार काम करती रहीं और अनेक वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़ी रहीं। और 1987 में उन्हें INSA के आर रामानाथन मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक बहुत छोटे स्तर से काम शुरू करने के बाद इस जगह तक पहुंचना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना लेना, और भारत में जहां पर कि धीरे धीरे हम कदम रख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में उनका इतना आगे बढ़ जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात, काबिल तारीफ बात है। और इस बीच उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र भी लिखे, बहुत सारे उनके पेपर्स प्रकाशित भी हुए और उनका नाम जो था वो पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। पूरी दुनिया में तो मशहूर हुआ ही, उसके साथ साथ हमारे देश का नाम भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि अन्नामणि के जो आजीवन मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया, इससे भारत जो है इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने लगा। तो जाहिर है कि हमारा देश जो है ना बहुत और सशक्त होता चला गया। फिर इसके लिए और भी बात है कि उन्होंने त्याग किया, उन्होंने विवाह नहीं किया और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से आप सेवानिवृत्त हुई। मौसम विभाग में जहां से उन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था, वहां पर आप इतने ऊंचे पद तक पहुंची और तब आप सेवानिवृत्त हुई। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका लगातार काम चलता रहा और इस काम कि जिसको कहा जाता है ना साधिका, बिल्कुल अपने काम में लगी रहना और हमेशा उसी बात पर ध्यान रखना, तो उनको और किसी तरफ कुछ सोचता नहीं था। 1901 में उन्हें स्ट्रोक हुआ था और फिर उसके बाद कुछ उनका स्वास्थ्य गिरा और 2001 में 16 अगस्त को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। ऐसे लोगों का जैसे हम लोग आंख बंद कर ली, लेकिन हम याद कर रहे हैं और उनसे कितने लोगों को इस क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उन्हें कितनी प्रेरणा मिलती होगी राजुल। और एक बात और है कि जैसे कि ऐसे लोग कभी सेवानिवृत्त होते नहीं हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो काम करते हैं और जब नौकरी नहीं लगी थी वो तो तब से काम कर रही थी, चाहे वो 8 वर्ष की थी या 12 वर्ष की थी। इस तरह से जो उन्होंने अध्ययन किया, पुस्तकें जो उन्होंने गले से लगा ली, अपने आप को उससे सजा लिया, वो पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो अलग करेंगी ही करेंगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को किताबों का इस तरह से शौक होना बिल्कुल अपने आप में बेमिसाल बात है। किसी भी भौतिक चीज की परवाह नहीं थी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो रेणु जी, हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, गाने भी सुनेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा अंतराल ले लिया जाए। बिल्कुल।
कोयलों की बोली और दुनिया की उसके साथ जो होती है ना, एक सामंजस्य स्थापित करने जी। वाली बात होती है। तो इस बारे में बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी, और साथ ही साथ मौसम के तेवरों की भी बात कर ली। अब हम क्या बात करने वाले हैं रेणु जी? नहीं, मौसम के तेवर की कहाँ बात की। देखो, जैसे ऐसा है ना कि दैवीय आपदाएं आती रहती हैं, हम कितने सजग रहते हैं। हम सब जानते हैं कि सुनामी आई तो हम सब हिल गए बिल्कुल। ऐसे ही सुनामी तो चलो प्राकृतिक आपदा है, और जिस तरह से आती है तबाही करके जाती है, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो बराबर हमें ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर से आज का दिन है जो, वो तो ये बताता ही है हमें कि हम परेशान हों ज़रूर, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य, अपना सब कुछ स्वयं तय करना है। तो इसके लिए आपको किस तरह से तैयार रहना है, जागरूक रहना है। और ऐसे ही यानी कि आज सुनामी के प्रति हम कैसे सजग रहें, इसको सजग रहें, ये दिन है आज। सुनामी जागरूकता दिवस है, और जो हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं आज कैंसर अवेयरनेस डे भी है। तो ये जो है, ये तो प्राकृतिक आपदा हुई। वैसे कैंसर भी हम कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा दिवस ही आपदा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमारा जो कहना चाहिए खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी दिनचर्या है, वो भी जिम्मेदार तो है। कैंसर अवेयरनेस दिन जो आने वाला है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से सतर्क रहें, सजग रहें, और आने वाले दिनों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी भी हमें रख लेनी चाहिए। अब अगर हम ये सुनामी जागरूकता दिवस की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को ये मनाना शुरू किया था, और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दुनिया भर के लोगों के बीच, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुनामी के बारे में सामान्य जागरूकता हो, उनमें वो जाने इस बारे में और तैयार रहें। जैसे एक होता है ना कि हर मुश्किल के लिए अपने को तैयार रखें, जो खास तौर से तटीय प्रदेशों पर रहने वाले लोग हैं, उनको इस बारे में पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और फिर बात आती है कि इसके लिए मौसम विभाग जो है हमें बराबर सजग करता है, सचेत करता है, और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि कैसे कब कहाँ आंधी तूफान आने वाला, ये सारी चीजें बताते हैं। तो इन सब के बारे में भी हमें जागरूक रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो कहते रहते हैं, कुछ भी होगा नहीं। तो आपका जीवन बहुत अनमोल है, इन सारी चीजों के लिए सजग रहें, सतर्क रहें, और मौसम के तेवरों को देखते रहें। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। सारा जहां दोहराएगा, मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। चलो ना आओ ना फूलों के साए में सो जाए। समा है सुहाना तेरे संग आज बहक जाए। लल्ला प्यार की राह महक जाए। प्यारा प्यारा ये नजारा आज सच तो कबूल हो जाएगा।
मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। जानी दीवानी जागी जागी रातों की सहर आए। रसिया तेरे ही कदमों पे जिंदगी गुजर जाए। जाने मन जाने जा तेरे लब पे मेरे लबों के साए। सजना ना 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 जिया जो मैंने ना शर्माए। दिल दीवाना मस्ताना हर शेर खुमारा जाएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। सारा जहां दोहराएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मीनू जी, मौसम के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज एक खास दिन और भी है। क्या? मराठी रंगमंच दिवस है। हाँ, हमारे साथियों ने लिखकर सभी विषयों पर लिखकर भेजा है। जैसे कि गोवर्धन पूजा के बारे में किसी ने लिखा है, तो किसी ने गुजरात के नववर्ष के बारे में लिखा है। लेकिन अब तुमने रंगमंच की बात की है, तो हमारे साथी ने जो लिखा है कि गोवर्धन पूजा की अनेकानेक शुभकामनाएं। आज रंगभूमि दिवस है। रंगभूमि अर्थात नाट्यशाला, छवि गृह, नाट्य मंच, ऐसे अनेक नाम से पुकारा जा सकता है। ये एक ऐसी भूमि है जहां कलाकार अपनी कला को उभार सकता है, वो भी सजीव अभिनय से। ऐसे तो अनेक कलाकारों ने इस मंच के बाद अपनी ख्याति को बढ़ाकर फिल्मों में भी पदार्पण किया है। हम सब जानते हैं, जैसे पृथ्वीराज कपूर की बात करें, नसीरुद्दीन शाह जी हैं, अनुपम खेर, ये सब हैं जो रंगमंच के कलाकार हैं। गिरीश कर्नाड हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप आगे लिखते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां कलाकार आत्मविश्वास से अपने अभिनय को प्रस्तुत करता है और उसे जो जीवंत शाबाशी मिलती है, तालियां मिलती हैं, वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सही बात कही है इन्होंने। और कलाकार के लिए तो प्रशंसा, देखते हैं दर्शकों की प्रशंसा सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन एक नाम ये जो नहीं लिख पाए, बहुत अच्छा सुंदर मैसेज इन्होंने दिया है, संदेश दिया है, और उस संदेश में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के नाम दिए हैं, रंगमंचीय कलाकारों के। ऐसे ही एक रंगमंचीय कलाकार अमोल पालेकर भी रहे हैं, जो कि फिल्मों में आए रंगमंच से, और उन्हें एक पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर मिला, जो कि मराठी रंगमंच से बहुत जुड़े हुए थे, और उनका नाम था श्री विष्णुदास भावे। तो उन्हीं के उसमें सम्मान में दिया जाता है। आज ही के दिन यह पुरस्कार दिया जाता है, रंगभूमि पुरस्कार। हर वर्ष 5 नवंबर को मराठी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। यूँ तो महाराष्ट्र में नाटकों का बहुत प्राचीन इतिहास है, बल्कि यूँ गए तो हमारे देश में ही भरत मुनि से लेकर नाट्य शास्त्र पूरा लिखा जा चुका है। हाँ। अपने आप में एक शास्त्र लिखा जा चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। तो महाराष्ट्र में अभी भी गुफाओं में बहुत से शिलालेख ऐसे हैं जहाँ पे नाट्य प्रसंगों के आयोजन का उल्लेख मिलता है। और ये बहुत समय के साथ हर कला कभी कभी ऐसा होता है ना कि बदलती जाती है। तो कभी बहुत ज्यादा प्रचलन में रहती है, कभी कभी उसका प्रचलन थोड़ा कम हो जाता है, दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। तो 19वीं शताब्दी में एक बार फिर से फूलना फलना शुरू किया इस कला ने, और इसका श्रेय जाता है श्री विष्णुदास भावे को, जो कि मराठी रंगमंच के जनक कहे जाते हैं।
उन्होंने 1843 में सांगली में पहला मराठी नाटक कहना चाहिए सीता स्वयंवर का मंचन किया था। और आरंभ में मुख्यतः ऐतिहासिक और पौराणिक विषय पर ही नाटक मंचित होते थे और वैसे नाटकों की कोई लिखित संहिता नहीं होती थी। इसके अलावा इसमें प्रहसन भी होते थे। तो थोरले माधवराव पेशवे वो पहला नाटक था जिसे लिखित संहिता वाले नाटक के उसमें शुमार किया जाता है और यहीं से लिखने वाले नाटकों की शुरुआत हुई थी। तो नाटकों में ऐतिहासिक विषयों के अलावा फिर सामाजिक समस्याओं को भी उठाया जाने लगा। थोरले माधवराव पेशवा के लेखक थे विनायक जनार्दन कीर्तने। तो इस तरह से बहुत सारे लेखक, बहुत सारे जो कलाकार थे वो जुड़ते गए रंगमंच से। और मराठी रंगमंच के शुरुआती दौर में कोल्हाटकर, कृष्णाजी प्रभाकर खादिलकर, गोविंद बल्लाल देवल, राम गणेश गडकरी और अन्ना साहब किर्लोस्कर जैसे नाटककारों ने रंगमंच को समृद्ध किया। और रेणु जी, खास बात यह है कि उस समय नाट्य संगीत शैली बहुत प्रचलित थी, जिसे हम कहते हैं ना कि म्यूजिकल ड्रामा, जिसको नाटक और संगीत साथ में। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उस समय बहुत सारे गायकों का भी रंगमंच से जुड़ना हुआ। बिल्कुल। और एक संगीत के कारण उसमें कहते हैं ना चार चांद लग जाता है। और वैसे भी जब ये जो रंगमंच की जो बात कही, जैसे तुमने कहा ना कि जीवंत ताली मिलती है, तो एक बात और है कि वैसे भी कहते हैं कि ये अभिनयकर्ता जो होता है, अभिनेता का ये मंच होता है। अभिनेता जैसा चाहे, जैसा प्रदर्शन करेगा वैसा ही नाटक होगा। निर्देशक जो है चाहे जितना उसको सिखा कर भेजे, वो जैसी प्रस्तुति देगा नाटक वैसा ही होगा, है ना। आपने कितना भी अच्छा लिख दिया हो, आपने कितनी अच्छी उसमें निर्देशन दे दिया हो कि ऐसे उसकी करनी है, खड़े ऐसे होना है, संगीत ऐसा होगा, लेकिन अगर अभिनयकर्ता ने कुछ भी झोल किया, हाँ, तो कलाकार होता है। और फिल्म में जबकि ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में पूरी फिल्म जो होती है वो आप चाहे जैसा करें, हो सकता है आपका सीन ही कट जाए, जो सबसे अच्छा वाला आपका था डायलॉग वही न रहे कहानी की डिमांड की वजह से या जिस वजह से भी, तो वहां पर टेबल पर बनती है फिल्में। और रंगमंच जो है वो कलाकार का मंच होता है। वो उसका राजा होता है, बादशाह होता है। वो जैसा अभिनय करता है वैसा ही सब कुछ मिलता है। दर्शकों को भी मजा आता है क्योंकि वो सजीव देखते हैं, जीवंत होते हैं, और कलाकार को भी मजा आता है ना। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तमाशा, दशावतार जैसे पारंपरिक रूप भी मंचित हुए इसके ऐतिहासिक नाटकों के अलावा, और जो सामाजिक समस्याएं उठाई गई थी उसके अलावा। फिर 70 के दशक में बहुत सारे उल्लेखनीय नाटक लिखे गए और मंचित भी हुए। उस समय के कुछ विशिष्ट कलाकार रहे विजय तेंदुलकर साहब, घासीराम कोतवाल उनका बहुत मशहूर हुआ था, विजया मेहता जी, पीएल देशपांडे जी, ये जैसे नाटककार, इन्होंने कालजयी नाटक लिखे। तो इस तरह से हमारा देश जो है वो पूरी तरह से समृद्ध है। और खासतौर से महाराष्ट्र की हम बात करें, आज महाराष्ट्र रंगमंच दिवस है, तो सभी हमारे जो भी अभिनय करता है, जो नाटक से जुड़े लोग हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर अभी भी नाटक देखने की जैसे एक खास हो रही है, चाव से देखते हैं लोग, नाटक देखने जाते हैं। और बड़ा जिस तरह से फिल्म देखने के लिए एक मन में होता है ना उत्साह, उल्लास होता है, उसी तरह से लोग नाटक को भी बहुत वो करते हैं। तो नाटक यहाँ पर अभी भी फल फूल रहा है। और आज मराठी रंगमंच दिवस के मौके पर आपने शुभकामनाएं तो दे ही दी हैं, तो हम अब गीत सुन लें। बिल्कुल। धड़कता दिल
पता है मेरा दिल क्यों मचल रहा है क्या? नीलू जी? मेरी मचलती आरजू तो ये कह रही है कि अब जल्दी जल्दी कुछ खाने पीने की बात की जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, तो आपने जो हमारे सुनने हाँ। वाले हैं उनका एक संदेश हम आपको सुना देते तो शायद आप हमें नहीं, सबको मान सुना दो, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। लें। गोवर्धन पूजा एक अनोखा त्योहार है। हम एक बार गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रज में यात्रा पर गए थे। तब हमने गोवर्धन पूजा करते स्थानीय लोगों को देखा था। उनकी खास परंपरागत कपड़े पहनकर ये सब मिलकर गोवर्धन पूजा कर रहे थे। बड़ा सुंदर दृश्य था, आज भी हमारे स्मृति पटल पर संचयित है। क्या बात तो है। कैसी यादगार स्मृति है यादगार ये। स्मृति है वाकई, वो उस भूमि ही कुछ ऐसी है। वैसे ही हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि आज गुजरात में नूतन वर्ष का प्रारंभ हो चुका है, तो सभी गुजराती श्रोता मित्रों को नूतन वर्ष अभिनंदन, स्वागत है। वैसे सभी के लिए स्वागत है। नव प्रभात चल चंचल पग को पथ दिए, नव प्रभात चल चंचल पग को पथ दिए, मन में नई उमंग लिए, अरुणिमा का स्वर्ण प्रभात, अरुणिमा का सुवर्ण प्रभात, मन के लिए संकल्प ज्वाल, राह में हो विघ्न विशाल, अंतर जगा जीवन प्रभात, सोच का करो विस्तार, नव वर्ष का हर्षित प्रभात। वाह वाह वाह, बहुत नए साल को पूरा इन्होंने अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया है कि हम ये संकल्प अब हमारे मन में हो। बिल्कुल, अब एक व्यंजन विधि बताओ। तो राजू व्यंजन जी। विधि हम आपको बताएंगे कौन सा? ऐसी जो कि आपका मुंह मीठा कर जाए, क्योंकि भाई अब कल भाई दूज तो है। मीठा होगा तो मीठा ही बताओगी ना। भाई हम तो मैसूर पाक बताएंगे, लेकिन पहले तुम कुछ बता दो तब हम तो हम बताएंगे। संदेश बता देते हैं। जरूर। संदेश बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो नोट कर ले। 150 ग्राम आपके पास पनीर हो, कॉटेज चीज भी ले सकते हैं आप। अच्छा। इसके अलावा आधा कप खोया, जो कि आप अच्छी तरह से उसको ग्रेट कर लें, घिस लें, जो पूरा ऐसे कद्दूकस आता है में ना, घिस लें, हाँ। हाँ। तो इलायची ले लीजिए, 4 इलायची ले लीजिए, उसको छोटी अच्छी इलायची। तरीके से, हाँ, अच्छी तरह से उसको कूट के पाउडर सा बना लीजिए। हाँ, छोटी इलायची कूटने के लिए अगर नहीं अच्छे से कूट रही है तो उसमें थोड़ी सी शक्कर अगर आप मिला लेंगे तो अच्छे से बारीक हो जाएगी। वाह, क्या टिप दे दिया आपने। फिर एक चुटकी भर के, अच्छी तरह से चुटकी भरिएगा। चुटकी का मतलब ये नहीं कि बस आप हल्की सी लेके चुटकी चले आए, बड़ी सी चुटकी भरिएगा, जिसको क्या काटने के बाद चीज? केसर लेनी है। हम समझ रहे थे कुछ महंगी चीज बताओगी। चलो ठीक और है। उसके अलावा फिर आप गुड़ या शक्कर, जिस चीज का भी आप बनाना करें, चाहें। तो 6 टेबल स्पून जो है, बड़े वाले जो चम्मच हैं 6, तो यानी आप कि शक्कर ले 150 लें या गुड़ ग्राम। ले लीजिए। अच्छा, यानी कि 150 ग्राम अगर हमारे पास हमने लिया है पनीर, और छेना, आधा कप खोया जो हमारे खोया पास लिया ले है, गए तो इसके लिए हमें 6 टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच शक्कर या गुड़ चाहिए। चाहिए। अच्छा। हाँ। और फिर बादाम ले लीजिए, बादाम काजू हाँ, ये फिर सब तो मेवा जितना मन हो उतना डालिए। डाल लीजिए ऊपर से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि पनीर को अच्छी तरीके से बिल्कुल एक सार कर लेंगे, और अगर नहीं ऐसे हो रहा है तो उसको मिक्सर में चला लीजिए। अच्छा। तो वो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम पिस सा जाएगा। हाँ। और पनीर के साथ साथ खोया और शुगर जो या गुड़, आपने जो भी लिया, चीनी या गुड़ जो भी लिया है, उसको एक साथ मिला के अच्छी तरीके से पीस लीजिए, बिल्कुल कि वो बिल्कुल रवा रवा ना रहे, एकदम पिस जाए, समतल हो जाए। फिर उसके बाद उसको एक उसमें इलायची मिलाइए, और उसके ऊपर उसकी एक मोटी सी लेयर जो है जमा दीजिए। एक टिन लीजिए, उसमें एक मोटी सी लेयर आप जमा दीजिए, या आपके पास ऊंची बारी की कोई थाली है तो उसमें आप उसके पूरा फैला दें उसको फैला ना। दीजिए। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, सेट होने के लिए आप फ्रिज में रख दें। और फिर उसके बाद उसको आप पीस में काट लीजिए जैसा आपका मन और करे। केसर वेसर डाल दें, सब बादाम वादाम डाल दें। हाँ, ये सब डाले ऊपर। जब काट लेंगे तो फिर उसके बाद आप उसको सजाइए, अच्छा, केसर डालिए, तब चपकाएं। वही हमने सोचा उसको रख देंगे अलग से। कि अब खाते जाइए और सजाते जाइए। हाँ, मतलब बाएं हाथ से अपना केसर और बादाम खाइए और दाहिने हाथ से संदेश। सब पेट में जाके मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। आप सजा ले उसको, सजा ले उसको। और अगर आपका मन हो तो कुछ अंडाकार शेप में भी बना सकते हैं संदेश। हाँ। चाहे तो पेड़े की तरह बना लें, या आपके ऊपर है कि कैसी आप आकृति देना चाहते हैं। नहीं तो बर्फी की तरह तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। है ना? और उसको दीजिए, और भाई दूज के
अपने भाई का मुंह मीठा करें। मुंह मीठा करिए, खुद भी करिए, भाई के लिए ले जाइए, भतीजों को खिलाइए, भतीजियों को खिलाइए, भाभियों को खिलाइए। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा ये मीठा है, और इसमें थोड़ा मीठा कम रहता है, इससे भी लोगों को बहुत अच्छा पसंद लगता आता है। है। लेकिन अब बहुत तेज मीठा वाला, यानी ज्यादा मीठा वाला जो है वो संदेश के बाद जो है मैसूर पाक आता है, और इसमें हम बनाते हैं बेसन से। तो जिस भी आप चाहे कप या कटोरी, जिस कटोरी से आप बेसन ले रहे हैं उसी कटोरी को आप बाकी चीजों के लिए रखें नापने के लिए। तो अगर 1 कटोरी हमने बेसन लिया है तो 2 कटोरी शक्कर चाहिए आपको, दुगनी और मतलब? दुगनी, और 3 गुना इसमें घी चाहिए। ओहो, जी। 3 गुना घी? जी, आप चाहें तो थोड़ा आधा कप कम कर सकते हैं, लेकिन 3 गुना तो चाहिए। अब मतलब भाई दूज पर कोई भाई समझौता नहीं चलेगा। हाँ, और फिर सर्दियाँ आ रही हैं ना। सर्दियाँ आ रही हैं, फिर व्यायाम करके पचाइएगा। हाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में जिसमें बनाना है उसमें शक्कर डाल दीजिए, और आधा कप करीब पानी डाल दीजिए। चाहे तो आप दूध भी डाल सकती हैं, लेकिन पानी भी चलेगा। पानी डाल के जैसे ही वो गाढ़ा होने लगे, मतलब उसको चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ घी को आप पिघला कर उसमें बेसन मिला लीजिए। तो बेसन, जाहिर है कि अब 3 कप घी है और 1 कप बेसन है, तो खूब अच्छा सा वो लिक्विड तैयार हो जाएगा, पेय। उसके बाद आप दाहिने हाथ से कढ़ाई में चलाते जाएं वो शक्कर पानी, और बाएं हाथ से एक धार से तार जैसा धीरे धीरे एक पतली धार से जैसे वो शक्कर और जो बेसन घी में मिला हुआ है वो घोल धीरे धीरे डालती रहें। एकदम से नहीं डालना है, धीरे धीरे डालें और चलाती जाएं एक हाथ से। तो ये तो मेहनत वाला काम है। घबराओ नहीं, अभी तो ये डाला है केवल, ठीक है। हाँ। जब डाल लिया, हाँ। अब उसके बाद आप चलाती रहेंगी, बहुत देर तक चलाएंगी, क्योंकि आपका जो ये घी बेसन है वो शक्कर, पानी और घी में भुनना है। तो लगभग वो रंग तो नहीं बहुत बदलेगा, थोड़ा गुलाबी हो सकता है, लेकिन आप चलाती रहेंगी जब अच्छी तरीके से, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब पकने लगता है तो बुदबुदा सा उठने लगता है, जैसे पानी उबलता है तो हाँ, होता है ना, बुलबुले से उठते हैं उसमें, और जाली सी बनने लगती है अपने आप। जैसे ही जाली बनने लगेगी तो आप उसको थाली में पलट दें, लेकिन उसको जरा भी जैसे किसी भी चीज़ से दबाएं नहीं या उसको चिपकाने की कोशिश ना करें, बल्कि कढ़ाई से इस तरह डालें प्लेट में कि खुद ही उसको कढ़ाई से खींचते हुए डालें, ताकि वो फैल जाए। है ना? हाँ, उसको किसी ऐसे नहीं करें कि आप जैसे थपिया या झरनी किसी चीज से हम लोग ऐसे दबाते हैं ना, जैसे ये संदेश वाली चीज है तो सेट करने के लिए आप किसी समतल चीज से दबाते हैं, वो नहीं करना, नहीं तो जाली उसकी खत्म हो जाएगी। तब वो सॉफ्ट खूब अच्छा सा जालीदार बनेगा, और हल्का ठंडा हो जाए तो काट लीजिए। क्या बात है। और मैसूर पाक तो वैसे बहुत स्वादिष्ट होता है, और साथ ही साथ बहुत सेहतमंद भी होता है, खास तौर से सर्दियों की मिठाई तो बहुत अच्छी है ये। अच्छा रेणु जी, कोई भी त्योहार जो है वो खीर के बिना अधूरा होता है। खीर बनाओगी? हाँ, तो खीर बना लेते हैं, मखाने की खीर बना लेते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए मखाना, चाहिए 100 ग्राम मखाना ले लीजिए, और इलायची ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, और साथ ही साथ केसर ले लीजिए, और दूध आपको चाहिए होगा 1 किलो। तो 1 किलो दूध आपने एक तरफ चढ़ा दिया है खौलाने के लिए, और ये जो मखाना है, मखाने को आप थोड़ा सा अगर आपके पास ओवन है तो उसमें डाल के थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, थोड़ा वो कड़ा हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। तो और नहीं तो कढ़ाई में ऐसे ही बिना घी डाले उसको बराबर चलाते हुए, सूखी कढ़ाई में सूखा भून लें उसको, तो थोड़ा कड़क सा हो जाएगा। और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लें, साथ में इलायची भी अगर पीस लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वो साथ साथ पिस जाएगी। बिल्कुल। और इसके बाद थोड़ा दूध आपका जब उबल गया है और गाढ़ा होना शुरू हुआ है, तो आप उसमें ये डालिए, और डालने के साथ ही साथ आप तुरंत चलाते जाइए, क्योंकि नहीं तो वो थक्का सा जम जाता है और मोटा सा हो जाता है, फिर उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बराबर चलाते जाइए। और जब आपने ये डाल दिया है तो आपने जो बादाम लिए थे उनको भी आप पीस लीजिए। अच्छा। बादाम को पीस के बादाम का पाउडर तैयार कर लीजिए, और उसमें जब थोड़ा और वो गाढ़ा होने लगे, आपको दिखता जाएगा दूध और ये मखाना पाउडर, तो उसमें केसर और बादाम का ये पाउडर ये डाल दीजिए, और डाल के उसको चलाते जाइए। और उसके बाद जो आपने आधा रह जाए जब आपका दूध, तब उसमें आप शक्कर मिलाइए। शक्कर आप स्वादानुसार मिलाइए, या कि फिर अगर आपने आधा किलो लिया है तो उसमें अगर आपने 3 टेबल स्पून शक्कर आपने अगर डाल दी है तो वो पर्याप्त रहेगी और उतना मीठा हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये खीर तैयार हो गई है। उसको प्लेट में, बोल में निकालें
और फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर लें और तब खाएं, तो वो थोड़ा सा कुल्फी का भी मजा देती है, क्या खीर बात का है। भी मजा देती है, वाह। तो सारे मजे आ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर सर्दियों की बात चल रही है तो एक मिठाई और बता देते हैं, जिसे बहुत सारी जगहों पर फेटुआ कहते हैं या मगदल कहते हैं। तो इसमें उड़द की दाल और मूंग की दाल जो होती है, कुछ लोग ये मात्रा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितनी मात्रा में मिलाते हैं। कुछ लोग आधी उड़द की दाल, मतलब जितनी उड़द की दाल है उतनी ही मूंग की दाल मिलाते हैं, और थोड़ी दरबरी भी रखते हैं कुछ लोग, और आपकी मर्जी है तो खूब बारीक पीसी हुई रख लें। तो जितनी मूंग की दाल का पाउडर है उतना ही उड़द की दाल का पाउडर अच्छा। आप भून लें देसी घी में खूब अच्छी तरीके से, काफी अच्छी तरह से भूनना है उसके बाद, और उसके बाद पाउडर को और उसके बाद जब उतर जाए तो उसको खूब अच्छी तरह से फेंटे, तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है मक्खन की तरह। अच्छा। और तब उसमें पीसी हुई चीनी मिला लें। इसको फेटुआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जब फेंट देते हैं तो बिल्कुल हल्का हो जाता है। और क्या बात है। और फिर उसके बाद पीसी हुई चीनी मिला दें। उसके बाद बर्फी या कटोरी जो आजकल आती है कटोरियाँ मिठाई के लिए, उसमें आप रख दें लड्डू की तरह, और उसके ऊपर से मेवे चिपका दें जो भी आपको पसंद हो। सर्दियाँ आ गई हैं, खूब मेवे खाइए, खिलाइए। हाँ, तो ये भी एक बहुत ही सेहतमंद जी हाँ, मीठा है। बिल्कुल। तो मुंह मीठा करने के साथ साथ हम लोग को हमने कुछ सेहत की बातें भी कर ली हैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ का प्रयोग भी कर सकती जी हैं। हाँ, तो गुड़ के व्यंजन हम अगले बार बताएंगे जरूर। देखो, क्योंकि बहुत सारी जो आजकल सौंठ वाली चीजें हैं, गुड़ में सौंठ या अदरक, इन सारी चीजों को घिस के कतली बनाई जाती है, या जिसको चिक्की कह सकते हैं, तो वो तो तरह तरह की होती ही है। लेकिन उसके बारे में हम अगली बार बात हाँ, लेकिन फिलहाल जो है हम बार बार इसलिए कह रहे हैं सेहत की बात, क्योंकि मौसम आ गया है, तो खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए और उतना ही व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, आसन करिए, ताकि ये सब शरीर में अच्छी तरह से लगे और हमारा शरीर जो है पुष्ट हो। तो अब इसी संदेश के साथ हम कार्यक्रम को ले जा रहे हैं समाप्ति की ओर। आ गया है समय, ले जा रहा है समाप्ति की ओर। तो आप सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सखी सहेली। सखी सहेली।